हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 लेके एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। देखो, लेक्चर नंबर 1 में हमने इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं वो जाना। लेक्चर नंबर 2 में हमने एसिड्स के बारे में जाना, एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं अलग अलग बेसिस पे। और लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हमने जाना था कि एसिड्स की रिएक्शन मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने जाना था। देखो, आज चल रहे हैं हम उसके आगे को सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, एक एक्टिविटीज है। यहां पे एक एक्टिविटी यहां पे कराएंगे आप लोगों को। मैंने कहा एक एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, बल्कि नोट क्या, मैं इसको एक्टिविटी ही लिख देता हूं। मैंने कहा एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है जो कि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ध्यान से देखोगे बच्चों इस एक्टिविटी को, ठीक है। बहुत अच्छी एक्टिविटी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे। ध्यान से देखना बच्चों। मैंने कहा मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। मैंने कहा मैं एक टेस्ट ट्यूब बनाने जा रहा हूं आप लोग के सामने, ठीक है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मैंने कहा कि मैं टेस्ट ट्यूब बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब बनने वाली है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इससे ज्यादा इजी होगा, ठीक है। मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। हमने क्या किया बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, मैंने कहा मैंने इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मान लो, ठीक है। मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, ठीक है ना। मैंने इस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4, डाल देता हूं। और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला दिया बच्चों, सॉल्ट, NaCl, ठीक है। क्या होगा देखना, उससे पहले जान लेते हैं होगा क्या। मैंने कहा अगर मैं एक काम करूं, इसके अंदर मिला दूं बच्चों, मैंने कहा कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में मिला दूं बच्चों नमक NaCl। मैंने कहा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। एक यूनिक चीज जानने को मिलेगी तुम्हें यहां पे, पहली बार सुनोगे जिसको। मैंने कहा यह है मेरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ये मेरा जो NaCl है बच्चों, नमक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये मेरा सोडियम क्लोराइड है। मैंने कहा इन दोनों को मैंने मिलाया तो एक तो सॉल्ट बन गया सोडियम सल्फेट, है ना। एक तो सॉल्ट बन गया सोडियम सल्फेट, एक HCl बन गया बच्चों, HCl। बहुत ही ध्यान से सुनना आप, HCl। और मैंने कहा सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बन गया Na2SO4। क्लियर है, चेक कर लो। एक दिक्कत है बच्चों इस रिएक्शन में, ये जो HCl बना है ना, ये गैसियस फॉर्म में बना है बच्चों। HCl जो बना है गैसियस फॉर्म में बना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोल सकता क्योंकि ये गैस है। गैस फॉर्म में HCl कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं कहलाता, यह है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl लिक्विड फॉर्म में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और गैसियस फॉर्म में हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। मतलब मैं लिक्विड फॉर्म में HCl एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बोलूंगा, कभी भी हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड नहीं बोल सकता। हाइड्रोजन क्लोराइड कब यूज करते हैं बच्चों, जब वो किस फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। मैंने कहा ये क्या है बच्चों, मैंने कहा ये क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा ये जो बना है, मैंने कहा ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। क्या है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। वो Na2SO4 से मेरा बहुत ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, इसीलिए नहीं है बच्चों क्योंकि उसका मेरे लिए कोई यहां पे महत्व भी नहीं है,
ठीक है, मैंने कहा मैंने एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा, मैंने कहा मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसमें डाल दिया थोड़ा नमक। क्या डाल दिया बच्चों, उसमें क्या ऐड कर दिया, ये डॉट्स बना रहा हूं छोटे छोटे। मैंने कहा मैंने इसमें क्या मिला दिया, मैंने कहा इसमें मिला दिया मैंने NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट मिला दिया। मैंने कहा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर से बबल्स निकलेंगे, बबल्स, सॉल्यूशन के अंदर से बुदबुदाहट होगी। बुदबुदाहट इन केमिस्ट्री इज नोन एज, इन इंग्लिश, इफरवेसेंस। केमिस्ट्री में, इंग्लिश भाषा में इफरवेसेंस कहते हैं उसको, इफरवेसेंस। सॉल्यूशन से बबल्स निकलना, गैस प्रोड्यूस होने की वजह से इज नोन एज इफरवेसेंस। मैंने कहा एक गैस बनेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चेक करोगे बच्चों। अच्छा, मैंने कहा ठीक है गैस बनेगी, मैंने कहा अपने आप कलेक्ट होती है, अपने आप कलेक्ट होती है। मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देता हूं, मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देता हूं ताकि वो गैस इजीली बाहर ना जा पाए, ताकि वो गैस, अभी लगाता हूं बच्चों, 2 मिनट में, कुछ सेकंड्स का टाइम दो। मैंने कहा ऐसे करके एक कैप लगा देता हूं जिसको मैं बोल दूंगा बाद में रबर कॉर्क। मैं इस कैप को क्या बोलने वाला हूं बाद में, रबर का कॉर्क। मैं इसको बोलूंगा रबर कॉर्क। क्या बोलूंगा इसको, रबर कॉर्क। क्या है ये, मैंने कहा ये है रबर कॉर्क। अच्छा, मैंने कहा मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब या एक ट्यूब डिप कर दी ताकि अंदर जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो ये बाहर लेके आ पाए। चेक कर लो, तुम्हारे सामने है बच्चों, चेक कर लो। मैंने एक ट्यूब डिप कर दी ताकि अंदर जो भी गैस बने वो ये बाहर लेके आ पाए। चेक करा बच्चों, चेक करा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं इस गैस को लेके जा रहा हूं बाहर। क्यों लेके जा रहा हूं अभी समझ में आएगा। मैं इस गैस को अब थोड़ा बाहर की तरफ को लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं इस गैस को अब थोड़ा सा बाहर की तरफ को कहां लेके जाऊंगा वो ध्यान से देखना, अभी वो पता चल जाएगा तुम लोगों को, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने कहा मान लो इस ट्यूब को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब जो भी अंदर गैस बनेगी वो ये ट्यूब किसी तरीके से लेकर के आ जाएगा बाहर। जो भी बनेगा, मेरे को पता है वैसे क्या बनेगा, मेरे को पता है, ये प्रूवन है क्योंकि रिएक्शन मैंने तुम्हारे सामने लिखी है, प्रूवन है ऑलमोस्ट। मैंने कहा इससे गैस निकलेगी, यहां पे क्या निकलेगी, एक, मैंने कहा क्या निकलेगी इससे, HCl गैस। क्या निकलेगी, HCl गैस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके रास्ते में, इस HCl गैस के रास्ते में एक लिटमस पेपर लाके रख दिया। क्या लाके रख दिया, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर समझते हो, जो एसिड के प्रेजेंस में, जो एसिड के प्रेजेंस में ब्लू से रेड हो जाता है उसको कहते हैं लिटमस पेपर, ठीक है। ये लिटमस पेपर रख दिया इसके आगे, ठीक है ना। मैंने इसके आगे एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाके रख दिया। किस कलर का, ब्लू कलर थोड़ा कम दिखता है बच्चों, लेकिन लिया मैंने ब्लू है इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। ब्लू लिटमस ले लिया है। इसके बारे में एक काम करता हूं, ये डायग्राम मुझे दोबारा चाहिए होगा बगल में, तो उसको कॉपी कर लेता हूं पहले, ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। क्लियर है, चेक कर लो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मेरी बात सुनोगे, दो डायग्राम में बस एक फर्क होगा बच्चों, वो क्या फर्क होगा ये समझना। मैंने कहा ये जो है ये ब्लू ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई, ब्लू ड्राई लिटमस पेपर है। ये क्या है, ये ब्लू कलर का ड्राई लिटमस पेपर है। अच्छा ये क्या है, ब्लू मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब इसमें पानी छिड़क दिया है या थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है। ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर, ब्लू कलर का मॉइस्ट लिटमस पेपर है बच्चों, ठीक है, ब्लू कलर का मॉइस्ट लिटमस पेपर है। क्लियर है, क्लियर है। मैंने कहा मैंने नोटिस किया इसमें भी वही गैस रिलीज हो रही है, इसमें भी वही गैस रिलीज हो रही है। इस वाले केस में ये लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला, कलर डू नॉट चेंज। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन क्या है, डायग्राम 1 में जो है वो कलर नहीं बदला, लेकिन यहां पे ये टर्न्स ब्लू टू रेड, टर्न्स ब्लू टू रेड, नो चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व। लिख देता हूं बच्चों, यहां पे क्या लिख देता हूं इस वाले डायग्राम में। मैंने कहा ऑब्जर्वेशन क्या रही इस डायग्राम की, मैंने कहा यहां पे क्या ऑब्जर्वेशन रही, मैंने कहा नो चेंज, नो चेंज इन कलर, नो, क्यों वो बताऊंगा अभी। नो चेंज इन कलर इज
ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? अच्छा, यहां क्या हुआ बच्चों, यहां क्या हुआ, मैंने कहा ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, मैंने कहा ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस जो है वो रेड टर्न हो गया बच्चों। ब्लू लिटमस कैसा टर्न हो गया, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, मैंने कहा ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, मैंने कहा ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। क्लियर है? चेक कर लो, चेक कर लो क्यों हुआ, सवाल यही है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा एसिड की एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो सिर्फ पानी के कांटेक्ट में आने में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, और एसिड को जब हम टेस्ट करते हैं बच्चों ना, ये जो लिटमस है ये अपना रंग H पॉजिटिव आयन के ही वजह से बदलता है बच्चों। H पॉजिटिव आयन अगर फ्री टू मूव या आयोनाइज्ड, टूटे हुए खुले हुए नहीं होंगे तो एसिड की तरह, ये एसिड तो होगा लेकिन एसिड की तरह बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। जो हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाएगा बच्चों। उसके लिए एसिड को अपने H पॉजिटिव आयन तोड़ने पड़ेंगे। H पॉजिटिव आयन एसिड कब तोड़ता है, जब पानी के कांटेक्ट में आता है। यहां क्यों नहीं टूटा, मैंने कहा इन दोनों को मैंने मिलाया, HCl गैस बनी है जो कि ड्राई होती है। मैंने कहा मैंने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लिया है, कोई पानी है ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा यहां क्योंकि मॉइस्चर है, जैसी ये गैस इस पे टकराएगी, मैंने कहा जैसी ये गैस इस पे टकराएगी बच्चों ना, ये ब्लू लिटमस जो है वो टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। यहां नो चेंजेस ऑब्जर्व। बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब यही बात लिखनी है बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करूंगा और फिर इसके नीचे बच्चों इसके बारे में लिख दूंगा। कर लें बच्चों ऐसा, आप इजाजत देते हैं? कर लें बच्चों ऐसा, हम कर लें, कर लें बच्चों, कर लें, सारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, कर लें? ठीक है, अब उधर पे हम लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक, उधर पे क्या नीचे भी लिख सकते हैं, अब तो मेरे ख्याल से आ जाएगा इतने में। ठीक है ना, आराम से देखो बच्चों। मैंने कहा ड्राई HCl गैस, एनसीईआरटी क्वेश्चन यही है, व्हाई डू ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर या ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्यों नहीं चेंज करता? आंसर है ड्राई HCl गैस, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस नहीं बोलोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलोगे। ड्राई HCl गैस do not change the color of dry HCl gas, do not change the color of dry blue litmus paper because due to the absence of ionized, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, कमी बच्चों, कमी उनकी कमी के कारण, या एब्सेंस को तुम ये भी बोल सकते हो, उनके कहते हैं कि वो है नहीं क्योंकि प्रेजेंट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयोनाइज्ड, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयोनाइज्ड H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, फुल स्टॉप। अब अच्छा, अब क्या लिखना है? फुल स्टॉप क्या? वेयर एस, अब दूसरी कहानी भी तो बतानी है। वेयर एस ड्राई HCl गैस, वेयर एस ड्राई HCl गैस चेंज कर देता है बच्चों, चेंजेस द कलर ऑफ moist blue litmus paper, moist blue litmus paper, moist blue litmus paper का रंग बच्चों ये बदल देता है from blue to red, बदल देता है बच्चों। ब्रैकेट में लिख दिया from blue to red because, जैसे ही बच्चों, because when dry HCl गैस, इसको लिख दूं ऐसे, ड्राई HCl ब्रैकेट में G, मैंने कहा बिकॉज ड्राई HCl गैस
on coming in contact with moist litmus paper, on coming in contact with moist litmus paper gets ionized. Litmus paper gets ionized into, आयोनाइज हो जाता है बच्चों H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है, एंड इट टर्न्स द कलर ऑफ, and it turns the color of moist blue litmus to red, blue litmus paper to red, या blue litmus to red। बच्चों ये एक्टिविटी थी जो पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब बात सुनोगे, अब हमें एक नोट लिखना है जो कि फिर से एसिड से ही रिलेटेड है। कुछ नोट्स लिखने हैं, बल्कि नोट नहीं लिखना है, कुछ नोट्स लिखने हैं, कुछ नोट्स लिखने हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक नोट बोर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चों, हर एक नोट बोर्ड में आया हुआ सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की बात हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की बात हम करने वाले हैं। मैंने कहा सबसे पहला नोट जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, सुनोगे सारे बच्चे। मैंने कहा HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है। HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा ऑल कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स। मैं इनको एसिड की कैटेगरी में रखता हूं, सही बात है, एसिड्स हैं, हमने एसिड में पढ़े थे। मैंने कहा वेयर एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज, एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इनमें भी हाइड्रोजन है, बट आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड्स। वाई? ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। तो आंसर होता है बच्चों क्योंकि HCl, H2SO4, HNO3 पानी में मिलाने में H पॉजिटिव आयन में टूट जाते हैं, इसीलिए उनको एसिड कहते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं टूटते, इसीलिए उनको हम एसिड नहीं कहते, बात खत्म। एसिड क्या करता है पानी में मिलाने में, ये तो एसिड की डेफिनेशन ही है, तो वही नहीं किया तो क्या किया बच्चों एसिड ने, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं इस नोट को। मैंने कहा कंपाउंड सच एज, कंपाउंड्स सच एज, मैंने कहा कंपाउंड सच एज, यहां लिखते हैं बच्चों, जगह भी बचेगी, ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। मैंने कहा कंपाउंड सच एज HCl, H2SO4 एंड HNO3। मैंने कहा कंपाउंड सच एज HCl, H2SO4 एंड HNO3 कंटेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है बच्चों, कंटेन्स, इनमें हाइड्रोजन है, कंटेन्स हाइड्रोजन एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स, एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज एसिड्स। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा इनको एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनके अंदर। वेयर एस जबकि एल्कोहल एंड ग्लूकोज, एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन
ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड्स बिकॉज कारण लिखना है, क्योंकि ना तुम एग्जाम में इतना बड़ा स्टेटमेंट कॉपी करोगे बच्चों, पहले सीधे नहीं बिकॉज से लिख रहे हो वहां। बच्चों लिखना सीखो, सीबीएसई में लिखना पड़ता है, बट आर नॉट कैरेक्टराइज एज एसिड्स, but are not characterized as acids, but are not characterized as acids, ठीक है, but are not characterized as acids। क्यों बच्चों, क्यों? Because, कारण बताता हूं, because HCl, H2SO4, HCl, H2SO4 and HNO3 on adding to water मैंने कहा because HCl, H2SO4 and HNO3 on adding to water gets ionized into H positive or H3O positive, gets ionized into H positive or H3O positive ion and are characterized as acid, इसीलिए एसिड करेक्ट एंड आर, ठीक है, आयंस में टूट जाता है, वेयर एस, इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिखा है, वेयर एस एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट, वेयर एस एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट, यही रीजन है बच्चों, एल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट। ये मेरा पहला नोट बच्चों संपन्न हो गया है, संपूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। अब हमारी बारी आ जाती है दूसरे नंबर के नोट की, जो फिर से इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है जी? कहते हैं बच्चों रेन वाटर जो होता है, कौन बच्चों? रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। क्यों? अच्छा, इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशंस है, पानी में मिले हुए एसिड्स, मतलब जिनमें पानी हो थोड़ा सा। क्यों पानी क्यों हो? क्योंकि उससे आयंस में टूटते हैं, एसिड की कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तो मैंने कहा एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम। क्यों? एसिड है हमारे पास HCl, पानी में मिलाया, टूट गया, किसमें टूटा? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्या क्या आयंस हैं? एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही चाहिए होते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले ये लिख देता हूं, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब किसमें? पानी में। ऑब्वियसली बच्चों, मैं अगर सॉल्यूशन की बात करूं, इसका सॉल्यूशन बताऊं ना किसमें, तो समझ जाना पानी की बात हो रही है। अगर मैं सॉल्यूशन लिख दूं और बताऊं ना कि किसकी बात हो रही है, तो समझ जाना पानी की बात हो रही है बच्चों। सुनना बात को, मैंने कहा एसिडिक सॉल्यूशन conducts electricity due to the presence of ionized ions in them, due to the presence of ionized ions in them, due to the presence of आयोनाइज आयंस इन इट लिख दो सीधा, यहीं पे फिट बैठ जाएगा, और नीचे और मैं अगला पॉइंट लिख दूंगा। तीसरे नोट की तरफ चलते हैं बच्चों, तीसरे नोट की तरफ। मैंने कहा तीसरा नोट भी सुन लो। मैं अभी बता रहा था, मैंने कहा रेन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई। आंसर होता है बच्चों, रेन वाटर जब आसमान से गिरता है ना, वो रास्ते में बहुत सारी गैसेस से मिलता हुआ आता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, बहुत सारी गैसेस है। मैंने कहा रास्ते में एक एसिडिक गैस भी पड़ती है उसके रास्ते में, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। एसिडिक गैस होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मिल जाता है और मिलके बना लेता है कार्बोनिक एसिड। याद है? वीक मिनरल एसिड, 2 वीक मिनरल एसिड लिखाए थे, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड। याद है? चेक कर लेना बच्चों पिछला लेक्चर, चेक कर लेना बच्चों पिछला लेक्चर नंबर 2 चेक कर लेना बच्चों, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
बच्चों बीच में जंबल्ड लेक्चर्स मत देखा करो, लेक्चर्स देखा करो लाइन वाइज 1 2 3 4, तभी 4 में आना। मैंने कहा एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनाइज्ड आयंस इन इट। मैंने कहा उसके बाद रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। आंसर है रेन वाटर जब आसमान से गिर रहा होता है तो रास्ते में एसिडिक गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कंबाइन करता है और रास्ते में कार्बोनिक एसिड बना लेता है। इसका मतलब बारिश के पानी में, पानी तो है ही, कार्बोनिक एसिड भी है, मतलब उसके अंदर आयोनाइज H पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। लेकिन डिस्टिल वाटर में कोई भी आयंस नहीं प्रेजेंट होते जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट, नहीं करता बच्चों, वाटर डू नॉट। ठीक है, बिकॉज, कारण बच्चों, बिकॉज, कारण बता देता हूं, बिकॉज मैंने कहा व्हेन रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, जब बारिश का पानी आसमान से ऊपर से गिर रहा होता है नीचे को, व्हेन रेन वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, आसमान से जब गिर रहा होता है, कॉमा, इट कंबाइंस विद एसिडिक गैस लाइक, इट कंबाइंस with acidic gas like carbon dioxide, acidic gas like carbon dioxide, acidic gas like carbon dioxide। ठीक है, it combines with acidic gas like carbon dioxide and forms carbonic acid, and forms कार्बोनिक एसिड। एसिड तो एसिडिक सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पता ही है, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। क्या होता है कार्बोनिक एसिड वो भी बता देता हूं, H2CO3, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ड्यू टू विच it conducts, due to which it conducts electricity, due to which it conducts electricity, whereas distilled water do not contain, whereas distilled water do not contain any ions in it, any ions in it, due to which it do not conduct electricity, due to which it do not conduct, नहीं कर पाता बच्चों, it do not conduct electricity। अच्छा, एक मेरे पास चौथा नोट और है, कोशिश करेंगे कि यहीं पे फिट आ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना फिट यहीं करेंगे, कोशिश करेंगे तो यहीं फिट करेंगे भी, नहीं भी होगा तब भी करेंगे। ठीक है, कोशिश करोगे कुछ भी होता है बच्चों, कोशिश करते रहनी चाहिए। हमारी बात सुनोगे, अगला पॉइंट मैंने कहा अब क्या है दिक्कत, क्या है अब दिक्कत, क्या है सुनना। मैंने कहा ऐसा कहा जाता है लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड अदर सार सब्सटेंसेस, अदर खट्टी चीजें, खाने वाली चीजें खासतौर पे, शुड नॉट बी स्टोर्ड इन अ कॉपर और अ ब्रास वेसल, कॉपर या ब्रास के वेसल में उनको स्टोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सार सब्सटेंसेस कंटेन्स एसिड इन देम विच मे रिएक्ट विद द मेटल सरफेस। ब्रास और कॉपर मेटल सरफेस से रिएक्ट कर सकता है, क्या बना लेता है बच्चों, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो कहते हैं कि टॉक्सिक सॉल्ट बना सकता है, टॉक्सिक सॉल्ट बना सकता है विच मे बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, इसीलिए नहीं करना चाहिए।
इसीलिए कहते हैं कभी भी अचार को प्लास्टिक या वो हम उसको कांच के जार में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं, तुमने देखा होगा अचार में एसिड होता है क्योंकि, है ना। या कोई भी लेमन जूस हो, लेमन जूस उसको कभी भी बच्चों मेटल के ग्लास में रख के लंबे समय तक कहते हैं मत छोड़ो, उसको पी लो, या तो इंस्टेंट, या तो उसको इंस्टेंट पी लो, या उसको क्या तुमने नोटिस किया नींबू पानी को बहुत लंबे समय तक या किसी जूस को लंबे समय तक ग्लास में छोड़ दो तो वो खट्टा होने लगता है धीरे धीरे, है ना, वो खराब होने लगता है, उसमें सॉल्ट बनने लगते हैं अंदर। ठीक है, मैंने कहा लेमन जूस कॉमा ऑरेंज जूस और अदर सार सब्सटेंसेस, और अदर सार खट्टी चीज है बच्चों, सार SOUR, सोर भी बोल सकते हैं बच्चों उसको, कुछ लोग को सार समझना आता तो बोलते सार ही है। मैंने कहा लेमन जूस, ऑरेंज जूस और अदर सार सब्सटेंसेस should not be stored in a मैंने कहा should not be stored in a copper or a brass vessel, because or a brass vessel because SAR substances contains acid in them. SAR substances contains acid in them, because SAR substances contains acid in them which may react with metal surface, which may react with metal surface to form toxic salts which may be harmful for our health, toxic salts and may be harmful for our health, क्लियर है बच्चों, चेक कर लो, फॉर आर हेल्थ, फुल स्टॉप। ये मेरे नोट एसिड से रिलेटेड पूरे हो गए हैं बच्चों। और हमें क्या लग रहा है ना, हमें लग रहा है एसिड भी पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो बच्चों। हो गया बच्चों सबका नोट? सबका नोट हो गया है? चलें बच्चों आगे की तरफ, चलते हैं बच्चों इसके बाद आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चों बेसिस की तरफ। मैंने कहा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम है हमारे पास, तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज। मैंने कहा बेसिस को जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कोशिश ये भी करूंगा कि बेसिस को यहां खत्म ही कर दूं इसी लेक्चर में, ताकि जब हम अगली बार मिलें तो हम पीएच स्केल और पीएच की एप्लीकेशंस जाने, और आज ही समय होगा तो मैं पीएच भी इसमें ही पढ़ा दूंगा बच्चों, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। और फिर हमारे पास रह जाएगा सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स 2-3 लेक्चर में मैं सॉल्ट्स भी निपटा दूंगा। सॉल्ट थोड़ा लेंदी होता है बच्चों, जितना चैप्टर हो जाता है ना एसिड और बेस पढ़ने के बाद, उतना ही सॉल्ट्स बचता है बच्चों, उतना ही सॉल्ट्स बचा है। सॉल्ट से क्वेश्चन आने की चांस ज्यादा होती है, एसिड और सॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। एसिड और सॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा बेसिस क्या होते हैं? एसिड क्या होते थे? खट्टे होते थे टेस्ट में, पहली बात, ठीक है। ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे। मैंने कहा बेसिस कड़ुए होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, हाथ लगाओगे चिपचिपे होते हैं, सोपी साबुन जैसे, मतलब फिसलने वाले हाथ से, सोपी टू टच, ठीक है।
एंड टर्न्स, उल्टा बच्चों, उल्टा, एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर? एक डेफिनेशन तो ये रही बच्चों। हाँ, मैंने कहा बेसिस आर द सब्सटेंसेस बेसिस आर द substances which are bitter in taste, comma, soapy to touch and they turns red litmus to blue, they turn red litmus to blue। चेक कर लो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है। मैंने कहा इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, ठीक है? किसके? एसिड की भी तो दो डेफिनेशन थी। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच गेट्स आयोनाइज्ड इनटू H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयंस ऑन हेडिंग टू वाटर। यही थी बच्चों, यहां भी ऐसा ही कुछ। मैंने कहा बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच गेट्स आयोनाइज्ड इनटू OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन हेडिंग टू वाटर। क्लियर? क्लियर? मैंने कहा बेसिस आर द substances which gets ionized into OH negative या हाइड्रोक्साइड ions on adding to water, on adding to water। पानी में मिलाने में बच्चों वो ऐसा कुछ कर लेते हैं, पानी में मिलाने में वो ऐसा कर लेते हैं। चेक कर लो। एग्जाम्पल, मैंने कहा एग्जाम्पल बता दो। मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है? मैंने कहा एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे NaOH, KOH ऐसे करके, है ना? NaOH इसका एग्जाम्पल है, लेकिन मैं एग्जाम्पल लिखने से अच्छा ना, एग्जाम्पल तो बाद में लिखना ही है मैंने, है ना? चाहो तो मैं दोबारा लिख दूंगा एग्जाम्पल यहां पे भी, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे एक टॉपिक यहां पे पढ़ाना है। क्या नाम है उसका? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस करके एक टॉपिक यहां मैं पढ़ाऊंगा। मैंने जगह छोड़ दी, देखो एग्जाम्पल में लिख दूंगा, लो लिख भी देता हूं साथ ही। यार तुम लोग सोच रहे हो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं। मैंने कहा KOH एक बेस है, मैंने कहा NaOH एक बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? मैंने कहा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। मैंने कहा MgOH का होल ट्वाइस, मैंने कहा ये भी एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है NH4OH, ये भी एक बेस है। चेक कर लो, एक्सेट्रा, ये सब बेसिस हैं। कोई इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, कोई इनमें से वीक बेस होंगे, लेकिन है सबके सब बेसिस। मैंने कहा अब एक काम कर लेते हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बता देता हूं। मैंने कहा मैं बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस मैं बताना चाह रहा हूं। एग्जाम में पता है ऐसा तक क्वेश्चन आया बोर्ड में, राइट 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। चेक कर लेना, ऐसा भी आया है। हमारी बात मजाक में मत लेना, चेक कर लेना, ठीक है? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस एंड, या स्ट्रॉन्ग बेस लिख देता हूं पहले, फिर वीक बेस लिख दूंगा, ठीक है ना? पूरा दो फिर दोबारा हेडिंग डालनी पड़ती है, जगह भी कम है यहां पे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? मैंने कहा वो बेस जो पानी में मिलाने में पूरी तरह आयोनाइज हो जाए और लार्ज नंबर ऑफ OH, अरे एसिड में भी तो यही था, वो एसिड जो पानी में मिलाने में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन दे। यहां OH नेगेटिव आयन देगा बच्चों, कोई फर्क नहीं, ठीक है? मैंने कहा दोज बेसिस, वो बेसिस बच्चों, दोज बेसिस which gets completely ionized
completely ionized and produces completely ionized into OH negative ions, ठीक है ना। ये कंप्लीटली आयोनाइज लिख दो खाली, बाद में तो आयंस लिखनी है ना। कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ and produces a large number of OH negative ions, large number of OH negative ions on adding to water, on कब बच्चों, कब on adding to water पानी में मिलाने में, ठीक है। अब बारी आती है वीक बेस की, अभी एग्जांपल के लिए जगह छोड़ रहा हूं, मैंने कहा बारी आती है वीक बेस की, क्यों छोड़ रहा हूं बताता हूं। मैं ऊपर पहले मार्क करूंगा एक चीज, वीक बेस। मैंने कहा इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, मैंने कहा ऊपर जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग उनको मैं लाल रंग से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, KOH और NaOH स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो वीक है उनको ग्रीन रंग से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, बाकी सब वीक है। चेक कर लो, बता दिया मैंने तुम्हें। एग्जाम्पल साथ देखो, तुम्हारी शिकायत क्या थी मुझसे, मैंने इस पे एग्जाम्पल नहीं बताया, मैंने तुम्हें इसके भी साथ बता दिया, ठीक है ना। सबर रखा करो, सबर का फल मीठा होता है, सबर रखा करो, थोड़ा कोशिश किया करो पढ़ाई करने की, ठीक है ना। थोड़ा टाइम ध्यान दो बच्चों पढ़ाई में। यहां देखो, मैंने कहा वो बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएं, डेफिनेशन कुछ ऐसे ही होती है लगभग, हल्के चेंजेस रहते हैं बच्चों, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूं यहां से ताकि समय बचे हमारे पास। मैंने कहा दोज बेसिस विच गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज था ना, मैंने कहा विच डू नॉट गेट आयोनाइज्ड, ठीक है ना, विच विच डू नॉट गेट आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है ना, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, डू नॉट गेट कंप्लीटली आयोनाइज्ड और लेसर नंबर एंड प्रोड्यूसेस अ लेसर नंबर ऑफ OH नेगेटिव एंड लेसर, कम बच्चों, लेसर नंबर, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ लेसर नंबर। रिपीट कर देता हूं, those bases which do not get completely ionized and produces a lesser number of OH negative ions on adding to water। सर एग्जांपल लिख दो, अब तो लिख दो, आपने बता तो दिए, लिख तो दो, लिख दिए, चेक कर लो, KOH NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, दो ही ले बच्चों, ऐसा मत समझना दो ही लिखाए हैं ही दो तुम्हारे कोर्स में। मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा इसमें बहुत सारे हैं, मैंने कहा एक CaOH के पहले वही लिखूं, आधे लोग कहेंगे सर आपने Mg पहले लिख दिया, कुछ नहीं होता उससे, CaOH का होल ट्वाइस कॉमा MgOH का होल ट्वाइस कॉमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कॉमा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने बेस के बारे में तुम्हें बेसिक बातें बता दी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज करो बच्चों, फिर आगे को बात करते हैं। चलें बच्चों आगे की तरफ, इसके आगे की तरफ चेक कर लेना बच्चों। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज मुझे अभी याद आई है, हाँ ये रेन वाटर वाले में ना मैंने इसकी रिएक्शन नहीं लिखी यहां तुम्हें ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं लिखवाई, इसकी लिख देनी चाहिए थी मैंने रिएक्शन, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे बनता है वो, ठीक है। मैं बना देता हूं, जगह हमारे पास है, रिएक्शन तो लिख ही दूंगा बच्चों जैसे तैसे, ट्रस्ट करा करो हम पे, हम लिख देंगे, हमें पता है। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा पानी गिर रहा है आसमान से, रेन वाटर, रास्ते में उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिडिक गैस मिली, मैंने कहा वो उससे मिल गया और उसने कार्बोनिक एसिड बना लिया H2CO3। चेक कर लो
चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है? अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ने बैलेंस नहीं करी है ना। मेरे को बैलेंस तो क्या, मेरे को इसके नीचे बहुत कुछ लिखना भी है ना। मैं इसलिए इसकी व्यवस्था बना रहा हूं कि किसी तरीके से इसको मूव कर पाऊं। यहां लिख दूं और इसको, ताकि जगह बन जाए नीचे थोड़ी सी। और इसका रंग बदलने की कोशिश भी कर देता हूं, ठीक है, रंग बदलने की, ताकि इसके नीचे में इसके बारे में लिखूं तो मिक्स ना हो व्हाइट कलर। मैंने कहा ये तो रेन वाटर है, रेन वाटर है, मैं भूल गया था इसको लिखना। मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है। और मैंने कहा ये कार्बोनिक एसिड या एसिड रेन है, एसिड रेन, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। मैंने कहा चेक कर लो, चेक कर लो। अच्छा सर आपने बैलेंस नहीं किया, आप तो बैलेंस करूंगा कह रहे थे। अरे कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, मुझे पता है करना है। दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, यहां पे भी सॉरी तीन ऑक्सीजन, एक कार्बन, चेक कर लो, चेक कर लो, ऑलरेडी बैलेंस्ड। देखो ऑलरेडी बैलेंस, चेक कर लो। क्लियर? अच्छा किसी ने करना है तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों। अच्छा किसी ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ऐसा तो नहीं है? किसी ने इसका वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं लिया? चलो बेसिस भी हो गया बच्चों। अब चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ और वो निपटा देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की तरफ और वो भी निपटा देते हैं। चेक कर लेना बच्चों, आराम से चेक करो। मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। मैंने कहा बेसिस जो होता है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी बच्चों मैंने कुछ तो बताई है। पहली चार तो तुम्हें बेसिक ही लगेंगी, बिल्कुल पता होंगी। पहला मैंने कहा बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस पता होगी बच्चों। बेसिस कहां से पता अभी बताऊंगा बच्चों को, चारों लिखने तो पहले, बिटर इन टेस्ट। दूसरा मैंने कहा बेसिस आर सोपी टू टच, बेसिस आर सोपी टू टच, बेसिस आर सोपी टू टच। तीसरा बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी पता होगी, बेसिस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बच्चों, ब्लू। चेक कर लो, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी टू टच। क्लियर? मैंने कहा कहां लिखा था ये, कहां से आया? यहां से आया डेफिनेशन से, बिटर इन टेस्ट, सोपी टू टच, ब्लू लिटमस टू रेड। चेक कर लो, रेड लिटमस टू ब्लू। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। अब चले आगे की तरफ। मैंने कहा 3 पॉइंट तो पता है, चौथा भी पता है वैसे तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हें पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पता है। बात यह है जैसे एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे क्योंकि उसमें आयंस होते थे। बेसिक सॉल्यूशन क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्यों? बेसिस जैसे मान लो NaOH है या KOH, NaOH है, पानी में डाला, OH नेगेटिव टूट गया, Na पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन है ना, हुआ तो वो भी आयोनाइज हुआ, नहीं हुआ आयोनाइज। यार एक बार बताओ, तुम्हारा HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट के मतलब आयोनाइज होके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो बेस क्यों नहीं कर सकता? गलत बात है ना, बेस को भी तो इक्वल राइट है, ये भी करता है। ये मेरा चौथा पॉइंट है। मैंने कहा चेक कर लो, चेक कर लो। सुनो, मैंने कहा बेसिस, ठीक है, बेसिस मैंने कहा उसका क्या, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में, मैंने कहा उसका सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन मतलब बेसिस conducts electricity due to the presence of ionized ions in it, ठीक है, इस वजह से वो कर लेता है। चलें बच्चों पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ।
कितनी प्रॉपर्टी लिखानी है पूछो सर जी से, पूछो बच्चों। 7 7 7, ठीक है, 7 प्रॉपर्टीज लिखानी है, 5वीं प्रॉपर्टी बच्चों। और एक प्रॉपर्टी तो वही रिपीट करेगी जो एसिड में पड़ी थी, सेम डिट्टो। मैंने कहा 5वीं प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ अ बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ अ बेस विद अ मेटल, मेटल के साथ, या हटा दो, रिएक्शन ऑफ अ बेस विद मेटल्स, बेस की रिएक्शन मेटल से करोगे क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो एसिड के साथ होता था। एसिड मेटल से रिएक्ट करते थे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते थे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते थे, ठीक है, क्या बनाते थे? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते थे। हमने क्या गुनाह किया भाई? चल ले, चलो रहने दो, चलो भाई नहीं मान रहा है, ठीक है, रहने दो उसको वहीं, उसको वहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। चलो, मैंने कहा क्या होगा, सॉरी एसिड नहीं, इस बार बेस है, बेस, बेस। मैंने कहा बेस की रिएक्शन करो मेटल से, सेम चीज होगी, सॉल्ट बन जाएगा, मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहां भी बनेगी, ठीक है। बल्कि मैं सॉल्ट लिख रहा हूं तो गैस को भी पूरा नाम लिख देता हूं, क्या? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा लेकिन सुनोगे सुनोगे सुनोगे, ये तो बात की बात है, सुनोगे हाँ बच्चों, सुनोगे। देखो ये इस बात का सबूत है कि हम कभी कभी टेढ़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बेस्ट पढ़ाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन सुनोगे। मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं, मैं लिखना चाह रहा हूं कि सिर्फ कुछ ही बेसिस ऐसे होते हैं, ओनली फ्यू बेसिस। ऐसा नहीं है हर बेस मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर बेस, मैंने कहा ओनली, ओनली भी मत लिखो बच्चों, फ्यू बेसिस लिखो, फ्यू, कुछ बेसिस, या कुछ मेटल्स लिख दो तब भी, लो रिएक्टिव मेटल्स ही लो, बेस तो फिक्स है बच्चों, या तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, लेकिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, बहुत कम 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 कम, लोएस्ट लीस्ट रिएक्टिव भी होते हैं मेटल्स, बहुत कम भी होते हैं। तो बच्चों मेरे को क्या लिखना है? मैंने कहा मुझे क्या लिखना है, मैंने इसमें लिखना है, मैंने इसमें लिखना है फ्यू मेटल्स reacts with bases, कुछ metals to form salt and hydrogen gas। अच्छा आप लोग मेरे इसमें नोटिस करोगे, मैं ना बेस एक एक एग्जांपल लिखूंगा सर, और तुम्हें एग्जाम में यही आएगा तो, वरना बेसिक क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा या यही आएगा जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा एक बेस ले लेता हूं NaOH, एक मेटल ले लेता हूं, मैंने कहा जिंक, ठीक है, एक मेटल ले लेता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा एक बेस ले लेता हूं NaOH और एक मेटल ले लेता हूं जिंक, ठीक है। मैंने कहा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनना है, मैंने कहा एक तो सॉल्ट बनेगा Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट, प्लस मैंने कहा इसके दौरान बनेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैंने कहा सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है? वैसे नाम लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ये मेटल नॉन मेटल में एक बार कहीं सुना था, लेकिन मैं तब भी लिख देता हूं, सोडियम जिंकेट, अब लिख ही रहे हैं तो सभी लिख देते हैं, और हाइड्रोजन गैस और जिंक मेटल, और मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम, सुनोगे सुनोगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये? बेस है। चाहो तो अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना, एक सोडियम दो सोडियम, सबसे पहले तो उसके आगे दो लगा दो, दो सोडियम दो सोडियम, एक जिंक एक जिंक, ऑक्सीजन वहां गिनो दो, यहां भी ऑक्सीजन यहां गिनो दो, हाइड्रोजन गिनो दो, हाइड्रोजन गिनो दो, बैलेंस हो गई बच्चों। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो। एक ही एग्जांपल है, ये मेरा 5वां रिएक्शन पूरा हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे की बातें करते हैं। चलें बच्चों, आगे को चलें। अब हम चलेंगे बच्चों छठे की तरफ, अब हम चलेंगे सिक्स्थ वाले की तरफ, सिक्स्थ वाले की तरफ, छठी प्रॉपर्टी की तरफ। सुनो, छठी प्रॉपर्टी, मैंने कहा प्रॉपर्टी नंबर 6 है रिएक्शन ऑफ अ बेस, बेस की रिएक्शन विद एन एसिड। अब ये तो हमने एसिड की बेस के साथ पहले ही पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं जिसे, रिएक्शन ऑफ अ बेस, इस बार बेस पढ़ रहे हैं ना, तो बेस विद एन एसिड। अब यहां पढ़नी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि पिछली बार एसिड की बेस से कराई थी, इस बार बेस की एसिड से करानी है, आएगा सेम ही, लेकिन अब यहां पे टॉपिक है किताबों में तो है, अब वो है ना, उससे कैसे बच सकते हैं बच्चों, हम बच कैसे सकते हैं? ठीक है, मैंने कहा एक चीज होती है, कहते हैं कभी भी किसी बेस को पकड़ो, ठीक है, सुनना, बात ढूंढना, बात मेरी ध्यान से सुनना, बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कभी भी किसी बेस को पकड़ो और उसकी रिएक्शन किसी एसिड से कराओ, कंफर्म है बच्चों क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। चेक कर लो। अच्छा, लिख देते हैं फिर इस बात को। मैंने कहा बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स, बेसिस reacts with acids to form salt and water। क्या बनाता है बच्चों? salt and water। अब कितनी भी रिएक्शन लिख लो, हमने वहां दो लिखाई थी शायद तुम्हें एसिड्स में, वही दो यहां कॉपी कर लो, वही तो रिएक्शन होंगी। नई रिएक्शन कहां से बनाऊं मैं, है ना? मैं नई रिएक्शन बनाऊंगा भी कहां से बच्चों? मैं बनाऊंगा भी कहां से? मैं कैसे बनाऊंगा ना नई रिएक्शन, है ना? मैं नई रिएक्शन बनाऊंगा भी कैसे? सुनोगे बच्चों, चेक कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लो। मैं एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल नंबर 1 लिख देता हूं पहले। मैंने कहा बेस ले लो, मैंने कहा NaOH होता है बेस, ले लो। मैंने कहा उसकी रिएक्शन किसी एसिड से कर दो, मैंने कहा एसिड होता है HCl, उससे कर दो। मैंने कहा सॉल्ट बन जाएगा, मैंने कहा बन जाएगा। मैंने कहा कौन सा बनेगा? मैंने कहा NaCl बनेगा। पानी भी बनेगा, पानी क्या होता है? H2O, खत्म बात। ठीक है, चाहो तो बैलेंस कर लो, है ना? एग्जाम्पल 2 भी लिख लो या तो। मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो, NaOH की जगह इस बार KOH ले लो, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। मैंने कहा रिएक्ट करवा दो। मैंने कहा रिएक्ट करने के बाद ये बन जाएगा पोटेशियम का सल्फेट K2SO4 प्लस। मैंने कहा दूसरी चीज मैं उस तरफ ऐसे ऐसे आंखें बंद कर लेता हूं, देखता भी नहीं हूं, क्योंकि पानी बनेगा, मेरे को तो मास्टर रिएक्शन ने बताया। सबसे भयानक रिएक्शन तो यही है, इससे बड़ी क्या होती है बात। मैंने कहा हो गए 2 एग्जांपल काफी। किसी ने बैलेंस करना है, मैंने कहा कर लेना, मैंने कहा कर देता हूं, कर लेना नहीं, कर देता हूं। 2 पोटेशियम, मैंने कहा 2 पोटेशियम, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। मैंने कहा 4 ऑक्सीजन, यहां पे 2 लगाओ तो वहां भी 6 हो जाएंगे। रुको, है प्लस को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट करता हूं, बढ़िया लगेगा। मैंने कहा मैं 2 यहां भी लगा देता हूं, ठीक है, पीले रंग से लिखता हूं। और चेक कर लो, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, ऑक्सीजन 2 और 4, 6 ऑक्सीजन, 4 और 2 6। मैंने कहा हाइड्रोजन, मैंने कहा हाइड्रोजन चेक कर लो, मैंने कहा हाइड्रोजन है 4। मैंने कहा हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 यहां 2 यहां 4, बैलेंस हो गई बच्चों, चेक कर लो। ठीक है, ऊपर वाली ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना? ये मेरी 6th प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। ठीक है, अब एक काम करता हूं, 7वीं प्रॉपर्टी भी यहीं पे आ जाएगी, लिख ही देता हूं बच्चों। मैंने कहा 7वीं प्रॉपर्टी भी यहां पे आ सकती है तो लिख ही देता हूं। और आखिरी प्रॉपर्टी है बच्चों ये मेरी,
ठीक है, मैंने कहा रिएक्शन ऑफ अ बेस विद मेटल ऑक्साइड्स, बल्कि मेटल ऑक्साइड से बेस रिएक्ट नहीं करेगा, सॉरी, विद नॉन मेटल ऑक्साइड। क्यों नहीं करेगा वो भी बता देता हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मैं बता देता हूं क्यों नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बता देता हूं, मैं बताऊंगा, मैंने लिख दिया था गलती से, अब मैं बताऊंगा भी उसको। तुम सोचोगे सर जी ने तो मिटा के बता दिया, उनको नहीं आया होगा पक्का, है ना। यहां देखो, यहां मैंने कहा मेटल ऑक्साइड ले लो। मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक होते ही नहीं होते। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड्स। मैंने कहा बेसिक होते हैं। मैंने कहा इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रहा था मैं अभी? बेस से। मैंने कहा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्या गलत करा मैंने मिटा के? जब रिएक्शन ही नहीं होती तो लिख के क्या करूंगा बच्चों? पालना थोड़ा इन नोट्स को इतने सारे। नो रिएक्शन, क्योंकि बेस एक बेस से कैसे रिएक्ट कर सकता है ना। अब लिख ही दिया है तो ज्ञान की बात है, डब्बे में डाल के पैक कर लेते हैं, कभी नाश्ते में खाएंगे, काम आ जाएगा। लिख दिया है तो लिख दिया है अब, ठीक है। मैंने कहा लिख देते हैं। मैंने कहा इसमें एक स्क्रू लगाते हैं और इसको बांध देते हैं धागे से, कहीं गिरे ना ये इधर उधर, ठीक है। चेक कर लो, चेक कर लो, हमारा एक नोट है, ठीक है। चेक कर लो, बढ़िया लग रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। मैंने कहा नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में एसिडिक, और वो बेस से रिएक्ट करेंगे, बनेगा फिर से सॉल्ट और वाटर, है ना, सॉल्ट और वाटर। मैंने कहा एग्जांपल लिखता हूं, सीधे बात की बात है, बाकी सब छोड़ो। मैंने कहा एक काम करते हैं, बेस ले लेते हैं कोई, ठीक है। मान लो NaOH ले लिया, या एक काम करो ना, एक काम करो, मैं बहुत अच्छा बेस लेता हूं, एक तुम्हारे पुरानी पड़ी हुई रिएक्शन से काम आ जाएगा वो बात। मैं दिखाता हूं तुम्हें एक चीज। मैंने कहा बेस देखो, बेस कहां है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ना, चेक कर लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ना, चेक कर लो। मैंने कहा मैंने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस। मैंने कहा ये मेरा बेस है। क्या है ये? मेरा बेस है। क्या है ये? मैंने कहा इसकी रिएक्शन नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाई ऑक्साइड हो सकता है। मैंने कहा ये क्या है? नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल उसका क्या है? ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। मैंने कहा ये बेस है। मैंने कहा बेस है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने कहा बेस है। रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बना लेगा ये। रिएक्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी, याद है? अभी बताता हूं, अभी याद दिलाता हूं, अभी याद दिलाता हूं। तुमने कहां पढ़ा है बताऊंगा। कहां पढ़ा है अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं बताऊंगा। हाँ, एक मेरे को समय दिया करो बच्चों, मैं आराम आराम से थोड़ा पढ़ाता हूं यार। मैं थोड़ा ना आदमी स्लो हूं, आदमी थोड़ा स्लो हूं, ठीक है, लेकिन गलत नहीं करूंगा कुछ। तुम लोग के लिए, तुम लोग के बेटरमेंट के लिए ही काम करूंगा जब भी करूंगा, ठीक है। पानी, मैंने कहा सॉल्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद करो, हमने मेटल नॉन मेटल में एक लेक्चर में डाला था, लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ इनसॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट। चेक कर लो, यही था। याद आ गया? नहीं आया तो बच्चों हमने मेटल नॉन मेटल का लेक्चर डाला है, मे बी वो तुम्हें वीडियोस में ना दिख रहा हो, प्लेलिस्ट में जाके देखना उसको, या लाइव लेक्चर्स में जाके देखना, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा ये हो गया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं अब तो ये तो हमने बना दिया ना हमने तो, ठीक है, बढ़िया है, ये तो लिखना था ही। मैंने कहा बेसिस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बच्चों? नॉन मेटल ऑक्साइड्स ब्रैकेट में एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड्स,
टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्यों? एसिड और बेस की तो रिएक्शन हो रही है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। चेक कर लो। अब मेरी बात सुनोगे बच्चों, मैं अभी वीडियो पॉज करने का समय दूंगा तुम्हें, मैं हटूंगा तो। बच्चों ये लेक्चर आज का यही खत्म होता है, लेक्चर नंबर 5 हमारा। बच्चों लेक्चर को दोस्तों तक शेयर करोगे, लेक्चर नंबर 5 नहीं बच्चों, सॉरी 4, ठीक है, सॉरी 4, ठीक है बच्चों। इसको दोस्तों तक शेयर करोगे, जितना हो सके उतना दूर तक शेयर करोगे, हमें कॉन्फिडेंस आता है इससे। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, चैनल शेयर करोगे, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखोगे या इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज करोगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द, एप्लीकेशंस ऑफ पीएच और पीएच स्केल के साथ फिर बात करेंगे उसके बारे में। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड गुड बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।